नमस्कार, मैं हूं कमलेश। ग्रैंड हेडलाइंस में आपका स्वागत है। खास खबरों पर चर्चा के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है जाने माने श्रमिक नेता, समाज सेवी, साहित्यकार मोहम्मद यूनुस दनियालपुरी जी को। भाईजान, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत शुक्रिया जी, आज अखबारों में फ्रंट पेज पर छत्तीसगढ़ की खबरों को ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव है। चुनाव तो 5 राज्यों में है, लेकिन छत्तीसगढ़ के अखबार ज़्यादातर छत्तीसगढ़ की खबरों को प्रमुखता से ले रहे हैं। कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ प्रवास पर थे, और कल यानी दूसरे दिन भी राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता हैं, उन्होंने राजनांदगांव में सभा की। वो 2 दिन से यहाँ पे हैं। उनसे जुड़ी हुई खबर, इन लोगों ने जो कुछ कहा उसको प्रमुखता से लगाया गया है। इजराइल ने आज भी प्रमुखता से जगह पाई है छत्तीसगढ़ में फ्रंट पेज पर। और इसके अलावा एक खबर पलायन से जुड़ी हुई एक अखबार ने प्रमुखता से छापी है कि छत्तीसगढ़ में पलायन अभी भी हो रहा है, इसका मतदान पर असर पड़ेगा। हेडिंग अलग अलग है, हम आपको बता दें, उसकी पहले जानकारी दे दें। स्वास्थ्य बीमा से अब तक 5 की जगह 10 लाख तक इलाज। अब 5 की जगह 10 लाख का इलाज। राजनांदगांव में राहुल गांधी ने किया 2 नई गारंटियों का ऐलान। भूमिहीन मजदूरों को अब 7 की बजाय 10,000 प्रतिवर्ष। केंद्र में कांग्रेस सरकार बनी तो छत्तीसगढ़ को मिलेंगे 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राजनांदगांव, कवर्धा और रायपुर से मिलाकर खबर छापी गई है। राहुल गांधी जुड़ी हुई। नड्डा बोले, पुराने वादे पूरा नहीं कर पाई कांग्रेस, अब दोबारा नहीं जुमले, अब दोबारा वही जुमले। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। ढेलकाडी, खैरागढ़, गंडई यानी राजनांदगांव जिले की खबर है। गोदाम से मंत्री के नाम वाली सामग्री जब्त। उड़नदस्ते के छापे में मिली साड़ियाँ, छाते व अन्य सामान। अंबिकापुर की खबर है। राखड़ के साथ अब ट्रांसपोर्टिंग भी निःशुल्क ताकि ज़्यादा हो उठान। एक अखबार ने इस खबर को प्रमुखता से लगाया। कोरबा से खबर लगी है। पेट पालने के लिए बड़ी संख्या में पलायन, मतदान पर पड़ेगा असर। पलायन रोकने के लिए जिला प्रशासन नहीं चला रहा है कोई मुहिम। ये चांपा जांजगीर की खबर है। कांग्रेस को अपनों से ही खतरा। इंडिया में शामिल दल भी मैदान में। वोटों का बंटवारा रोकना चुनौती। लोकतंत्र का उत्सव। इस हेडिंग से नई दिल्ली, भोपाल, रायपुर से प्रमुखता से एक अखबार ने खबर छापी है। केरल में प्रार्थना सभा के दौरान धमाके, 2 की मौत, 41 जख्मी। 2000 लोग थे कन्वेंशन सेंटर में, कई गंभीर। ये कोच्चि से खबर है, केरल से। ऐसा सामान खरीदें जिनमें देश के लोगों के पसीने की महक हो, मोदी ने की डिजिटल पेमेंट की अपील। ये नई दिल्ली से खबर है। आतंकी हमले में पुलिस इंस्पेक्टर शहीद। ईदगाह मैदान में खेल रहे थे क्रिकेट, मार दी गोली। श्रीनगर की खबर है। ईवी में बैटरी के जोखिम को कम करेगा नया फार्मूला। मेरीलैंड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने ढूंढा विकल्प। वाशिंगटन से खबर है। मुंबई में आज से सड़कों पर नजर नहीं आएगी 6 दशक से चल रही काली पीली टैक्सी। ये परिवर्तन किया गया है वहाँ से। वहाँ अब एक वो खबर जो कल से अभी तक चर्चा में है, और वो खबर इजराइल से भी जुड़ती है। वो खबर है कोच्चि की, केरल की। ईसाई समाज के लोग एक धर्मसभा कर रहे थे। उनके कार्यक्रम का 3 दिवसीय कार्यक्रम का कल अंतिम दिन था। प्रार्थना सभा चल रही थी, तभी अचानक 3 धमाके हुए। ईश्वर की कृपा रही कि सिर्फ 2 मौतें हुई, लेकिन वो भी दर्दनाक है, और 41 जख्मी हुए। क्योंकि भीड़ काफ़ी थी, बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन कह सकते हैं कि हादसा छोटा हुआ। लेकिन जो लोग इस दुनिया से गए हैं उनके लिए तो बड़ा हादसा हो गया। जो जख्मी हैं उनके लिए घातक हुआ। कहा यह जा रहा है कि 2 दिन पहले वहाँ पे हमास के समर्थन में एक रैली निकाली गई थी, और उसके बाद ये आक्रमण हुआ। तो कहीं ना कहीं जोड़ा जा रहा है मुस्लिम और ईसाई को लेकर के। हालांकि नाम नहीं लेना चाहिए, हम लोग कई बार ये बेवकूफ़ी कर जाते हैं, ऐसा नहीं कहा जाता। लेकिन आपको और हमको समझने की भी ज़रूरत है कि आखिर ये चीज़ जो इजराइल में या फ़िलिस्तीन के बीच में हो रही, हमास के बीच में हो रही, अगर वाकई में वो असर हमारे देश में भी पड़ रहा है, तो इसको अपने देश के लिए तो घातक मानेंगे यूनुस भाई? नहीं, बिल्कुल बात सही है, और ये तो होना ही है जी। इजराइल और हमास यानी फ़िलिस्तीन कहिए सीधा जी हमास का नाम लेके पब्लिसिटी की जा रही है, ये एक दिगर बात है जी। वो हमास वाले कहाँ हैं, कौन है, किस जगह हैं? वो फ़िलिस्तीनी है। फ़िलिस्तीनी है जी। लेकिन उसको पॉलिटिकली जो है हमास का नाम दे दिया। जो उनके लड़ाके जिनको के हमारे देश में आमतौर से उग्रवादी, आतंकवादी और न जाने कितना वादी के सर्टिफिकेट से नवाजा जाता है,
जी सच्चाई ये है कि पहले हम अपने देश में जो कुछ हुआ है उस पर बात कर लें, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। जी ये शर्मनाक घटना है। जी अगर ईसाइयों ने अपने चर्च के माध्यम से हमास के समर्थन में या फ़िलिस्तीन के समर्थन में अगर कुछ आवाज़ उठाई, नहीं, ईसाइयों की नहीं थी, वो तो सभा कर रहे थे, उनकी अपनी प्रार्थना सभा थी, अपना उनके धर्म के हिसाब हाँ, से। लेकिन नहीं, उसके पहले हुआ था। हाँ, उसके पहले हुआ था। तो धमाके तो बाद में होते ही हैं। जी तो ये उसका रिपरकर्शन जो है, जी कुछ दूसरे राजनीतिक पार्टियों ने, जी कहने की ज़रूरत नहीं है कि कौन राजनीतिक पार्टी कैसे मामला में क्या कदम उठा सकते हैं, उन्होंने ये कदम उठाया जो शर्मनाक है। जी और इसकी हम जहाँ तक भी मजम्मत करें वो कम होगा। जी हमारे देश के अंदर भी फ़िलिस्तीन के मामलात को लेकर के, मुजम्मत मतलब निंदा होता है। जी हाँ जी, जी तो हमारे देश में मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े करीब करीब हर शहरों में जी ये इसके विरोध में जो ये जंग किया जा रहा है इसराइल के विरोध में निकालना शुरू हो चुका है। जी और दुनिया का कोई देश, शायद मेरे ख्याल से, मैं भी अखबारों में जब देखता हूँ और आपके टीवी चैनल पर देखता हूँ, तो शायद ही कोई ऐसा देश बचा है, 2-4 बचे होंगे, जहाँ के ये फ़िलिस्तीन के समर्थन में जी लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। चूँकि अब बात हज़ारों में नहीं रह गई, अब तो लाखों में हो गई। अब मरने वालों का, चाहे अखबारों के अंदर मीडिया, चाहे मीडिया तो पूरा का पूरा जो है यूरोपियन मीडिया है, जी और नेटो यानी पूरा यूरोपियन कंट्री जो है वो आ गई सपोर्ट में, ऑफिशियली सपोर्ट में आ गई वो इजराइल के। जी और इजराइल जो है यहाँ पर उसका फ़ायदा उठाने के लिए, कि चूँकि उनके जो गॉड फादर जो हैं अमेरिका, जी उन्होंने बड़ी डुअल पॉलिसी रखी, इधर भी खुश इधर भी खुश, इधर मारो इधर बचाओ वाला हिसाब किताब जो है करके उन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है। जी खैर, इसका जो भी अंजाम होगा, अंजाम सबसे बुरा तो ये होगा कि फ़िलिस्तीन के लाखों लोग जो जिंदा बचेंगे वो भी मुर्दा कहलाएंगे, और जो मुर्दा हो गए, जो ख़त्म हो गए, उनकी तो बात ही छोड़िए। जी 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 लेकिन इसका असर, ये जो जंग है, अगर ये मान लीजिए कि ये 57 मुस्लिम जो देश हैं जी जो एकजुटता वो दिखा रहे हैं, और उसके अंदर सुपर पावर रशिया, चाइना जैसे लोग, हमारा देश छोड़ करके, जी हमारे देश का बीच की पॉलिसी है, जिधर मौका मिले उस तरफ अपना फ़ायदा है, उस तरफ की बात करना है, अपना सेल्फ, अपने कंट्री के हित को देखना, और गलत नहीं है, जी ये अच्छी पॉलिसी है। हम इसको, भाई हम अपने देश को देखेंगे पहले जी कि पूरी दुनिया को देखेंगे। तो भारत ने जो अपना न्यूट्रल पॉलिसी रखी है, उस मामले में इनको आगे चल के तकलीफ हो सकेगी। इस न्यूट्रलाइजेशन पर जी भारत को आगे तकलीफ होगी, इसलिए कि दुनिया करीब करीब हो सकता है कि 10 दिन 15 दिन के अंदर 2 भाग में खुलेआम, अभी जो सिर्फ सपोर्टिंग चल रही है, जी जी अभी जो खामोशी चल रही है, जिस देश के अंदर विरोध किया जा रहा है, सरकार वहाँ की जब झुकेगी और मानने को तैयार हो जाएगी, तो मजबूरन सरकार को भी कदम उठाना पड़ेगा। जी जी तो उसका नतीजा मैं समझ रहा हूँ कि सबसे बड़ा अगर कोई फ़ायदा हासिल करेगा और सबसे बड़ा नुकसान इस मामले में उठाएगा, दोनों बात बता रहा हूँ, तो वो उठाने वाला होगा देश, उसका नाम होगा ईरान। जी समझ रहे हैं? अगर बर्बाद होगा तो सबसे ज़्यादा बर्बाद ईरान होगा, और लाभ पाएगा सबसे ज़्यादा पाएगा। अगर कामयाब हो गया तो वो एक, समझिए कि बड़ी ताकत बन जाएगा, बड़ी ताकत, और ऐसी ताकत बन जाएगा कि जो मुस्लिम कंट्रीज जितने हैं, मुस्लिम वर्ल्ड जो हैं, जी जी उसकी लीडरशिप उसके हाथ में आ जाएगी। जी 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 जो कि कहीं ना कहीं मैं नहीं समझता हूं कि हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, हमारे देश के लिए। जी जी हाँ, कई मामले में हमारे विरोध में चला करते हैं जी। खैर, ये विदेश की बात है, इजराइल और हमास की, फ़िलिस्तीन की बात है। हमारे देश की जो आपने कहा पॉलिसी बिल्कुल ठीक है कि हमास के नाम पर फ़िलिस्तीनियों ने हमला किया, और वहाँ जिस तरह का बीभत्स दृश्य दिखाया गया, उसके बाद भारत सरकार उनकी तरफ, इजराइल की तरफ खड़ी थी, लेकिन बाद में
फिलिस्तीनियों की मदद के लिए हमने हाथ भी आगे बढ़ाया। बढ़ाया तो सीधी सी बात है कि हमारी पॉलिसी तो बहुत सीधी है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, लेकिन आतंकवाद के साथ नहीं हैं। कुल मिलाकर संदेश यही दिया गया। कल एक घटना हुई हमारे देश में, और एक इंस्पेक्टर को गोली मार दी गई। वो क्रिकेट खेल रहे थे बच्चों के साथ। और 2-3 दिन पहले एक इस पर चर्चा भी की है कई बार, आपने भी पढ़ा होगा, देखा होगा चैनलों में, कि मोर्टार से पाकिस्तानी सेना हमारे ऊपर हमले कर रही थी। उनको जवाब तो दिया ही जाता है, वो तो होता रहता है, इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन अभी जो वक्त है, ये जो समय है, इस समय अगर ऐसी घटना होती है तो उसको जोड़ा जाता है कि कहीं जो कुछ इजराइल में हो रहा है, फिलिस्तीन में हो रहा है, उसकी छाया यहाँ तो नहीं पड़ रही है, क्योंकि कुछ चरवाहे भी अंदर आने की कोशिश कर रहे थे पाकिस्तानी रेंजरों की मदद से। ये खबर भी हम लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद ये घटना होती है कि श्रीनगर में, जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है, और लाल चौक के पास ही मैदान के बीच में खेल रहे किसी इंस्पेक्टर को गोली मार देना, और उसकी किसी ने वो भी लिया है कि हमने किया है, जिम्मेदारी लिया है, वो आतंकवादी संगठन। क्या ये इसको भी हम उससे जोड़ें? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है भाई साहब जी कि कश्मीर का और मामला सामने रखते हुए जी पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में जो कुछ भी होता है, जी जी ये उठम पटकी, कभी नूरी कुश्ती होती है, कभी ओपन होती है, कभी पॉलिटिकल होती है, ये वार तो चलता रहेगा। जी जी और ये मैं नहीं समझता हूँ कि कश्मीर के ये जो एक किसी इंस्पेक्टर को किसी ने मार दिया, जी जी इसको उस निगाह से देखना कोई माने नहीं रखता है। इसलिए पाकिस्तान जो मोर्टार से, लेकिन अब जो है पाकिस्तान ने जो कदम ऐसे ऐसे वक्त में उठाया है, सोचने की बात यह है कि जबकि वहाँ का फाइनेंशियल पोजीशन, पॉलिटिकल पोजीशन, वहाँ के लोगों के अंदर जो है भूखमरी, परेशानी, अफरा तफरी का माहौल, लोग दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। ऐसी हालत में पाकिस्तान का ये कदम उठाना जी या तो एक शैतानी हरकत है, इसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता है, या फिर दुनिया के निगाह को अपनी तरफ मोड़ने के लिए, जी जी समझ रहे हैं, चार्ट तो हम गिरा करके बोलेंगे हमारे ऊपर गिराएगा। आज वही हो रहा है। आज की सियासत जो चल रही है, इतनी गंदी सियासत, मैं नहीं समझता हूं कि आपने या हमने या किसी ने जिंदगी में कभी सोचा होगा। जी लेकिन कश्मीर के अंदर अब जब धारा 370 हट जाने के बाद आज 7 साल कम से कम हो चुके हैं। हालात बेहतर हुए, हालात वहाँ बेहतर नॉर्मल किया गया, बेहतर हो या ना हो। जी 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 वहाँ के लोगों में अब मजबूरन ये मान लेना पड़ा। क्यों मान लेना पड़ा? इसलिए कि कश्मीर का वो हिस्सा जो ऑक्युपाइड है बाय पाकिस्तानी गवर्नमेंट, उस हिस्से की हालत यहाँ के इस तरफ, हमारे तरफ के लोगों से बहुत बुरी हो गई है। जी जी वहाँ पॉलिटिकली भी बहुत बुरी हो गई है। उनके दिमाग में ये बात आ चुकी है कि हमारे ऊपर शोषण किया और हमको इन्होंने ब्लैकमेल किया, हमको सामने रख करके दुनिया से इन्होंने सौदेबाजी की, और ये अपना जो है अपनी थैली को भरते रहे। ये एक बहुत बड़ा मैसेज आने वाले वक्त में जी। शर्त यह है कि हिंदुस्तान के अंदर जो कश्मीर का जो भाग है, उसमें आप पॉलिटिक्स जो खेल रहे हैं उसको बंद कर दें। उसमें ईमानदारी के साथ वहाँ के लोगों के वेलफेयर का, वहाँ के डेवलपमेंट का, वहाँ के लोगों में एम्प्लॉयमेंट का, एजुकेशनल, और एक खौफ जो बांध करके रख दिया गया है कि मिलिट्री के माध्यम से या नेताओं के माध्यम से, इसको अगर हमारे देश के शासक अगर होश में आकर के बड़े ईमानदारी के से कश्मीर के मामलात को सल्टा लें, पीस मेंटेन करा दें, हम आपको आंख बंद करके हम इस बात पर विश्वास करके कहते हैं कि वो जो हिस्सा है बचा हुआ कश्मीर का, जो पाकिस्तान आपको जरूरत नहीं पड़ेगी वहां तोप और टैंक और एयर स्ट्राइक करने की। वो ऑटोमेटिकली आपसे, चुके वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान भी कह रहा है उसका नाम वो आज़ाद कश्मीर रखे हुए हैं, है कि नहीं? इसको गुलाम कश्मीर, हम उसको गुलाम कश्मीर कहते हैं, इसको आज़ाद कश्मीर। ये दोनों देश जो है, ये इसके चक्कर से कश्मीर को मुक्ति चाहिए। और वो बात, वो जो एरिया बचा हुआ है, उसके लिए हमारे देश के शासक को, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि यहाँ अगर हार्मोनी पोजीशन आ जाए
पीस मेंटेन हो जाए, लोगों का डर खौफ खत्म हो जाए। टेररिज्म जो है जिसको आप बोलते हैं, वो ये मानते हैं कि हमारे खिलाफ जो है वो टेररिज्म किया जा रहा है। जी कश्मीरी लोग, बात दबा देने से नहीं दबती है, दुनिया सब जानती है। तो वो हो जाने के बाद एक बहुत बड़ा मसला बगैर किसी जंग के, लड़ाई के, परेशानी के, पॉलिटिक्स के, जी जी वो हिस्सा हमारे हाथ आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों ने वो दृश्य देखा है कि लाल किले पर तिरंगा फहराने जाने के लिए किस तरह की कवायद एक समय करनी पड़ी थी 92-93 के आसपास, और आज ये स्थिति है कि वहाँ पे लाल चौक 15 अगस्त 26 जनवरी को बाकायदा लोग सरपंच स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर भी झंडे फहराए जाने लगे। जहाँ पे लोग जाने से डरते थे, वैष्णो देवी तक जाते तो उसके आगे नहीं जाते थे, आज ये स्थिति हो गई है कि आंकड़े कुछ दिन पहले आए थे कि कश्मीर जाने वालों की संख्या में बेशुमार इजाफा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। यानी वहाँ के लोगों ने ये जो शांति वहाँ की है उसको स्वीकार किया, और उनको ये लगता है कि ठीक है, इस जंग से उनको ही ज़्यादा नुकसान हो रहा था कश्मीरियों को। अभी लग रहा है कि हालात बेहतर हुए हैं। स्वाभाविक है कि हुए हैं, इसलिए कहा जा रहा है, और हम जा भी रहे हैं वहाँ। तो ईश्वर करे कि वहाँ के हालात और जल्दी बेहतर हो और वहाँ एक चुनी हुई सरकार आए और बैठ करके अपने हाथ में प्रशासन ले और उसको चलाए। चलिए अब थोड़ा सा राजनीति की बात कर ली जाए, क्योंकि चुनाव चल रहा है। चुनाव के समय में राजनीति की बात ना हो तो मज़ा भी नहीं आता। आप लोग भी चाहते हैं कि कुछ इस पे चर्चा हो। कांग्रेस को अपनों से ही खतरा, इंडिया में शामिल दल भी मैदान में, वोटों का बंटवारा रोकना चुनौती। अब चूंकि तीनों राज्य जो बड़े राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, यहाँ पे लोकसभा की भी सीटें काफ़ी हैं, तो इसको लेकर के भी देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में जो लोग शामिल हुए हैं, अगर वो विधानसभा में आपस में समझौता नहीं कर रहे हैं तो इनकी जो तलखी है, एक दूसरे के विरुद्ध जो इनके प्रत्याशी बोलेंगे, वो तलखी क्या लोकसभा चुनाव जो मुश्किल 4-5 महीने बाद ही होना है, वो तलखी खत्म हो जाएगी और एक दूसरे के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं जो समझौते में सीट जाएगी उसमें ईमानदारी से सामने वाले को सपोर्ट करेंगे। ये प्रश्न चिन्ह तो लगता है। जी, मैं तो ये मान के चलता हूँ जी कि अगर विधानसभा में आपने हमारा साथ एक दूसरे का नहीं दिया और एक दूसरे के खिलाफ आपने अपने प्रत्याशी को या आपने अपनी आवाज़ को, अपने पॉलिसी को कायम रखा जी, तो आप धोबी के कुत्ता बन के रह जाएंगे, जी बर्बाद होकर के रह जाएंगे। ये अलायंस जो है जी, विधानसभा में, ये बिल्कुल खुला मैसेज जाना चाहिए जी, कि हम एक हैं जी, और हमारी पॉलिसी एक है। जी, हम अगर ये मान लेते हैं कि नहीं विधानसभा अलग और लोकसभा अलग, तो पब्लिक आपके विधानसभा लोकसभा से लेना देना नहीं है। जी, जी, पब्लिक एक बात दिमाग में बैठाना चाहती है जी, कि ये किस तरफ है, जी, इधर है या उधर है। जी, ये बीजेपी के खिलाफ है, ओपनली बात है जी, जी, कि बीजेपी के खिलाफ है या बीजेपी के सपोर्ट में है। जी, जी, मायावती जी की जो पॉलिसी जरा से नरम पड़ी तो बहुत सारे मामला सामने आ गए जी, 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 कि भाई वो प्रो बीजेपी हैं, वो लाख बोलती रही कि मैं नहीं हूँ। जी, कहा गया कि नहीं, आप तो ये अलायंस में शामिल नहीं भी है, जबकि वो, जी, हाँ, उन्होंने तो किनारा कर लिया। लेकिन आपको ये विधानसभा से पहले फैसला कर लेना था कि हम विधानसभा नहीं लड़ रहे हैं, हम लोकसभा लड़ रहे हैं। जी, इसमें आपको भी फायदा होता, बाकी फायदा सारे जो आपके अलायंस थे सबको फायदा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी अकड़बाजी और गंदी, मतलब वर्स्ट पॉलिसी की वजह से जी, जी, सारी पार्टियां जितने अलायंस हैं सबके बारे में बोल रहा हूं कि गंदी आपकी नियति, गंदी पॉलिसी के वजह से आप विधानसभा में मुंह के बल कहीं गिर न जाए। जी, 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 काहे कि जो अभी मध्य प्रदेश के बारे में जो सुनने में आ रहा है, हाँ, वो सपा के साथ जो इनका विवाद चल रहा है, अब ऐसा आपस में भी विवाद है जी। आप लोकसभा में कैटो सीट लेकर गए, जो लंबी लंबी हम बातें कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो जी, या बहुजन समाज पार्टी, तो इनके कंधे पर चढ़ा करके 10 ट्रोले भी आई थी। जी, आप कांग्रेस और सपा ने क्या लाया वहाँ है? तो कम से कम अपने चेहरे को आईने में तो देखो और उसके बाद लड़ो, दुनियादारी करो। तो लोग, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप विधानसभा में ही आपको कर लेना था, जो आपने नहीं किया उसका अंजाम आपको लोकसभा में भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल वही होता है जो आपने कहा कि बसपा सपा के कंधे पर रखकर 10 सीट ले आई थी, तो उसमें वही हुआ था हाँ। कि सपा के लोगों ने बसपा का साथ दे दिया,
लेकिन बसपा के लोग सपा के साथ नहीं गए, नहीं इसलिए दिया। उनकी ज़्यादा सीटें नहीं आ पाई, इनकी बढ़ गई और फिर चुनाव के कुछ दिन बाद ही दोनों अलग भी हो गए। हाँ, तो अब मिलने का कोई मतलब ही नहीं है ऐसा। हालांकि राजनीति में कब कौन मिल जाएगा, एक दूसरे से हाथ मिला लेगा, कहा नहीं जा सकता। लेकिन अब बिल्कुल ऐन वक्त पे अगर आप चुनाव बदलोगे, जैसे अभी आया राम गया राम का चल रहा है कि कोई भाजपा से कांग्रेस में आ गया, कांग्रेस से भाजपा में चला गया, तो उसका दुष्परिणाम उसको भुगतना भी पड़ता है। उसके कार्यकर्ता कुछ चले गए, कुछ नहीं गए, लेकिन मतदाता तो अपने मन का मालिक है। हमने देखा है, अब बहुत दूर न जाए, हम कोरबा की बात करें, रामदयाल उइके कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में गए, तीसरी पोजीशन उनकी आई। हाँ। और कांग्रेस वहां रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीती, क्योंकि मेहनत रामदयाल उइके ने जो कांग्रेस के लिए किया था उसका लाभ कांग्रेस प्रत्याशी को मिला। ये भाजपा में गए तो भाजपा वहां बहुत ज्यादा नहीं थी, उसका नुकसान उनको हुआ। तो ये होता ही है, आप पहले से अगर तैयारी करें तो उसका लाभ भी मिले। और आपको समय मिला जी, ऐसी बात नहीं कि आपके पास समय नहीं मिला। जी जी, खूब समय दिया गया आपको। चलिए, अब भाजपा की जो अभी पॉलिसी चल रही है कि अपने सारे नेताओं को, बड़े नेताओं के यहाँ उतारा जाए। कहा जा रहा है कि 2 नवंबर को प्रधानमंत्री भी छत्तीसगढ़ दौरे पे आ रहे हैं। अमित शाह जी ने तो डेरा डाल रखा है। जेपी नड्डा भी लगातार यहाँ संपर्क में है लोगों से। जो योगी और भी जो इनके असम के मुख्यमंत्री है वो भी अभी कुछ दिन पहले यहाँ आए थे, कल परसों। उन्होंने कुछ बयान दे दिया था जिसपे उनको नोटिस भी दिया गया, उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की बात चल रही है। नड्डा बोल रहे हैं पुराने वादे पूरा नहीं कर पाई कांग्रेस, अब दोबारा वही जुमले। और कांग्रेस कह रही कि हमने वादे पूरे किए, काफ़ी वादे पूरे किए। एक शराब वाला मामला था जिसमें उनको सफलता नहीं मिल पाई, बाकी सब थोड़ा थोड़ा उन्होंने टच किया और उसका कहीं ना कहीं अब उसका प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि हम ये देख लीजिए ये किए हैं। पुराने वादे नहीं पूरी कर पाई कांग्रेस, ये कहने से ही भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा यहाँ? नहीं, इसलिए कि इस हमाम में आप खुद भी नंगे रहे। जी, बीजेपी ने भी बहुत सारे वादे किए थे छत्तीसगढ़ के अंदर, आपने उन वादों को पूरा नहीं किया। जी, सवाल वो नहीं होता है, सवाल ये है सबसे बड़ी चीज़ कि ये छत्तीसगढ़ की जनता जी, ये देख रही है कि किस तबके को, तबका मतलब कोई जात और बिरादरी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अर्थ के आधार पर, आर्थिक आधार पर किस तबके को ज़्यादा से ज़्यादा सरकार ने अपने कार्यकाल में सहूलत दिया, जी, परेशानी से बचाया। चाहे वो कर्जा की माफ़ी हो, चाहे वो धान की बिक्री हो, चाहे वो और बहुत सारे आवास वास के मामला हों, जी, बहुत सारे पट्टे देने हों, और कई किस्म की चीज़ें हैं जिस मामलात को पब्लिक देखती है। जी, और जहाँ मेजोरिटी देख लेती है तो वहाँ माइनॉरिटी के कोई माने नहीं रह जाता है। जी, जी, वो माइनॉरिटी सिर्फ पब्लिसिटी रह जाती है। जी, समझ गए? तो आम जनता को, जहाँ तक कमलेश भाई मैंने महसूस किया कि छत्तीसगढ़ की आम जनता जो उस वर्ग के आते हैं, खेती वाले, छोटे छोटे दुकानदार, फुटपाथी लोग, और जो झोपड़ी में रहने वाले लोग जिनको पट्टा वट्टा दुनियादारी से नवाजा गया, अभी ऐसे लोगों की संख्या जी, और मजदूरी दर, समझ रहे हैं? तो इन सब सारी चीज़ों को लेकर के मैं क्या, आप सब महसूस करते होंगे कि कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में पलड़ा कुछ भारी नज़र आता है, और उसका फ़ायदा जो यहाँ की कांग्रेस सरकार ने किया है उसका फ़ायदा मिलता नज़र आ रहा है। भविष्य वोटर के हाथ में है। जी, वोटर का मिजाज कब कैसे बदलता है और कहाँ कहाँ बदलता है हमारे देश के अंदर, तो सुबह और शाम की बात नहीं होती है, घंटे में मामला जो है क्या से क्या हो जाता है। कोई ना कोई भावनात्मक मुद्दा आ जाता है, भावना। उसके बाद जो है हमने ये सुना था कि वो हर जगह जो है वो साधुओं के टोला को जो है हर जगह भेजा जाएगा। पता नहीं कहाँ तक सच है, कहीं पढ़ा था मैंने ज़रूर। तो धार्मिक भावना को भी थोड़ा सा गति दे करके, जब कोई रास्ता नहीं मिलता है पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो धर्म का सहारा लेता है। जी, 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 समझ रहे हैं? इसलिए कि चूंकि खुद तो धार्मिक है नहीं, जी, लाइफ वोट चाहिए तो वो धर्म का धार्मिक होता खुद। पॉलिटिकल पार्टियां अगर होती तो हमारे देश के अंदर तो फिर तो समझिए कि पहाड़ सोने के होते, नदियां दूध की चांदी की होती समझ रहे हैं? ये इतने झूठे बेईमान सब शासक रहे हैं हर जमाने में, जी, और हर किसी पार्टी के, कि उन्होंने सिर्फ शोषण किया है जनता का, मजाक उड़ाया है, कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी वर्ग के नाम पर, कभी
वो ब्राह्मण है तो वो शूद्र है तो वो हिंदू है तो वो मुसलमान है। छी छी, इतना शर्मिंदगी है। एक तो हजारों हजार पार्टियां बना के रख लिया है। जी 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 आज भी विदेशों में 2-3 पार्टियां रहती है साहब। जी। आप नहीं देखेंगे कि वहाँ जो है हमारे देश के जैसा जो है 10,000 पार्टियां चली जा रही हैं। जी। तो ये सब धंधाबाजी जो है पता नहीं कब तक हमारे यहाँ चलता रहेगा, जी, और जी। उसका फायदा सरकारें उठाती रहेगी अपने अपने पीरियड के, हाँ, सरकारें उठाएगी, और पार्टियां मरती रहेगी जनता। जी जी। अंततः मरना तो उसी को होता है। स्वास्थ्य बीमा से अब 5 की जगह 10 लाख तक इलाज, भूमिहीन मजदूरों को अब 7 की बजाय 10,000 रुपये प्रतिवर्ष। ये भी घोषणा कांग्रेस की तरफ से की है राहुल गांधी जी ने कल। और ये कहा जा रहा है कि कहा क्या जा रहा है, शक्ति में भूपेश बघेल जी ने तो कह ही दिया था कि हम किसानों का कर्ज फिर माफ़ करेंगे। पिछली बार सरकार में आने से पहले उन्होंने अपने घोषणा पत्र में इसको अनाउंस किया था, और उसके बाद सरकार बनने के तुरंत बाद उन्होंने पहला निर्णय भी वही लिया था, माफ़ कर दिया था। अब इस 5 साल में जिन किसानों ने ऋण लिया है उनका ऋण फिर से माफ़ करेंगे, इस तरह की घोषणा। मैं भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं कहता, आपने जो बात कही मैं उसी से आगे बढ़ता हूँ कि राजस्थान हो, हरियाणा हो, या छत्तीसगढ़ हो, या तेलंगाना हो, मिजोरम हो, जहाँ भी 5 राज्यों में चुनाव होना है, सारे राजनीतिक दल, विशेष करके वो प्रमुख दल जो हैं, जो सत्ता में हैं या सत्ता के नज़दीक हैं, दूसरी पार्टी हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ घोषणा करने में लगे हैं कि हम आपको ये दे देंगे, आपको ये दे देंगे, आपको ये दे देंगे। क्या ये आम आदमी के दिमाग में नहीं आ रहा कि कहाँ से देंगे इसको? आम आदमी कर्ज बढ़ता जा रहा है, चाहे राष्ट्र का मामला हो, चाहे प्रदेश का मामला हो। इसको लेकर के कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए, तो पहले गए थे तो उस पर संज्ञान नहीं लिया था, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि नोटिस दिया गया है। अब उसमें कितनी सच्चाई आगे चल के सामने उसका परिणाम आएगा तो वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब आजिज नहीं आ जा रहे हैं लोग। कितनी घोषणाएं आप कर रहे हो, तो आखिर ये जितने राजनेता हैं उनके पिताजी ने इतनी संपत्ति तो नहीं छोड़ दी है कि उसको बेच करके पूरा करेंगे जी। आखिर कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ही लोड तो बढ़ रहा है। देखिए 80% लोग जी हमारे देश में सोचते नहीं हैं। जी ये 20% लोग सोचते हैं जी कि लाओगे तो कहाँ से, करोगे तो कैसे, होगा तो क्या। ये सब बात सोचने वाले ये 20% आदमी हैं। जी और गहराई से चिंतन करने वाले कितने हैं आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, समझ रहे हैं। तो जनता ये देखती है कि जो इसने वादा किया उसको पूरा किया या नहीं। जी अगर बघेल साहब ने पूरा किया है तो जनता बेईमानी नहीं करेगी। जी जब बघेल साहब ने नहीं किया है तो जनता माफ़ नहीं करेगी। वो तो खुली हुई किताब है। और ये मैं 80% लोगों की बात कर रहा हूँ। जी ये लंबा चौड़ा गिरह और पॉलिटिक्स और तमाशाबाजी जो है ये बहुत कम लोग करते हैं। जी गुमराह करने का वो काम। तो कहते भरे पेट वाली ये बात करते हैं, बस, हमारा बस, पेट बस। खाली, हमको जो देगा हम लेंगे। हमको जो देगा लेगा, उसको दुनिया भर की सियासत नहीं चाहिए आपको। जी जी हमने एक चीज़ मार्क किया साहब, आपने भी देखा होगा कि आज की तारीख में भी मैं जब गांव में किसानों से मिलता हूं कभी कभी और गरीबों के साथ बैठता हूं, आज भी लोग इंदिरा गांधी को नहीं भूल पा रहे हैं। जी इसलिए कि इंदिरा गांधी ने उस ज़माने में जो गांव वालों के लिए जो कुछ प्लान बनाया, जो कुछ परोसा, जो कुछ सामने देने की कोशिश की, उसका लाभ जो मिला वो आज की तारीख तक बूढ़े बुजुर्ग जो बच्चे हैं उस ज़माने, मैं करीब 50-55 साल पहले भी वहाँ गांव के अंदर घूमा हूँ खूब, चुनाव वगैरह के मामलात को लेकर के। जी जी तो आज भी वो लोग मिलते हैं तो बोलते हैं वो इंदिरा माई, इंदिरा गांधी, समझ रहे इंदिरा दाई, जी, हैं, जी, हाँ, जी। इंदिरा दाई, वो वैसन शासन कहाँ हवे, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो ईमानदार हैं। आज भी हम गांव के लोगों को लाख गुमराह करें, गरीबों को लाख हम जो है लोभ दें, जी 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 लेकिन वो इस बात को मानते हैं कि कौन सरकार हमारे लिए काम कर रही है और किसने क्या नहीं किया। मान लीजिए शराब घोटाले का, ये शराब पाबंदी की बात, आज आप किस मुंह से बोल रहे हैं जी कि तुमने वादा किया था कि शराब माफ हम बंद कर देंगे। अरे 15 साल तुमको भी तो मौका मिला, तुमने 15 साल में शराब क्या है, विस्की का बोतल भी बंद किया, जी बंद करना था ना भाई। आप अपने मुंह में देखिए, पहले तमाचा मारिए तब दूसरे के ऊपर लाठी उठाइए। जी तो यहाँ तो ये चीज़ हो नहीं रही है। शराबबंदी अगर भूपेश बघेल अगर शराबबंदी कर दिए होते तो केंद्र से उनको पैसा ठीक से समय पर मिल नहीं रहा था तो देश चलाना उनके लिए
राज चला प्रदेश रहा हूं चलाने के लिए पैसा तो चाहिए। और सबसे बड़ा स्रोत जो है जी वो शराब का कारोबार ही है, यहाँ हो चाहे कहीं भी हो, किसी स्टेट के अंदर। अगर गलत है तो भाई मैं मानता हूँ कि मैं गलती पर हूँ। जी। नहीं, कुछ प्रदेश चल रहे हैं लेकिन वहाँ पे शराब माफिया सक्रिय हो गया, जैसे गुजरात है, ड्राई स्टेट है पहले से, बिहार में सबसे ज्यादा बिहार में और शराब गुजरात मिल में रही। कारोबार चल हाँ, रहा है साहब। वही कह रहा हूँ। शराबी शराब छोड़ देगा। हाँ, लेकिन सरकार के पास पैसा नहीं आ रहा है ना। सरकार में काम करने वाले लोगों के पास पैसा आ रहा है, खूब नेताओं आ को रहा है। पैसा आ रहा है, प्रशासनिक अधिकारियों पुलिस वालों के पास पैसा आ रहा है, लेकिन सरकार के पास नहीं आ रहा है ना। भाई साहब चाहे कहीं से और तो नुकसान हुआ ना। हाँ तो शराबबंदी से आपने शराब भी बंद नहीं किया, जी सरकार को नुकसान भी हुआ। तो उससे बेहतर तो ये जो है ये खेतिहर बघेल जो है जी जी वो, उससे बेहतर तो वो समझ लिया कि अगर हम बंद करेंगे तो उड़ीसा से हाँ, चारों तरफ से हमारे 7 पास तो स्टेट आना से शुरू घिरा हो हुआ है जाएगा। जी। तो हमारे पास तो पूरा फिर ले दे करके बराबर हो जाएगा। जी। पब्लिक तो छोड़ेगी नहीं। जी, कौन जी। छोड़ देता है साहब? हाँ, फिर सारा काम छोड़ करके डंडा लेके शराबियों के पीछे ही लगे रहो, जैसे बाकी बिहार कोई में काम होता नहीं है। कर सकते हैं। जी, फायदा लोग लेते हैं लेकिन जिनसे नहीं जमती उनको पीट पाट के उनसे पैसा ले लेते हैं। हाँ, बिहार में तो हाँ, यही हाँ। चल रहा है। हरियाणा ने किया था एक बार शराबबंदी, कुछ दिन बाद उनको वापस लेना पड़ा था। हाँ। तो परिणाम जो है उसको उसका अध्ययन करने के लिए इन्होंने बात कही थी, लेकिन मूल चीज है कि आप, मैं वही कह रहा थी कि वादा ऐसा करो जो आप अपने जो रिसोर्सेज हैं उससे आप पूरा कर सको। बिल्कुल। ऐसे वादे मत करिए कि चुनाव के बाद आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे। बहुत बड़ी बात चाहे आपने कांग्रेस कही। की बात हो चाहे भाजपा की बात हो, लेकिन उनको तो ये लगता है कि एन केन प्रकारेण एक बार सत्ता तो आ जाए बस बस हाथ बस, में, बस 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 चाहे उसके लिए कुछ भी बोलना पड़े, जैसे भी झूठ बोलना पड़े, सही बोलना पड़े, कर लें उसको। तो इस तरह का जो भाव है वो नुकसानप्रद है। पेट पालने के लिए बड़ी संख्या में पलायन, मतदान पर पड़ेगा असर, चापा जांजगीर की खबर है। लेकिन ये खबर कोरबा से भी वाबस्ता है। ये खबर मुंगेली, कवर्धा या वो बेल्ट जो है आपका पुराना बस्तर संभाग जो है, उधर से कम लोग जाते हैं। लेकिन ये जो बेल्ट है यहाँ से तो अधिकांश लोग पलायन करते हैं, और विशेष करके ईंट भट्टों में काम करने जाते हैं। और एक बात बिल्कुल यह भी स्पष्ट समझने की ज़रूरत है कि कई बार होता है ना कि लोगों का शोषण होता है। शोषण लोगों का बहुत कम, अब 100% तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो लोग बाहर जाके काम करते हैं ना उनकी आर्थिक दशा बड़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि यहाँ उनको छोटे छोटे रिश्तेदारियों में, छट्टी बरही में भी पहुँचना है। लेकिन जब दूर रहते हैं ना तो सिर्फ काम करते हैं, और लोगों को मालूम है कि नहीं आ पाएंगे, दूर है, इसलिए वो क्षमा भी कर देते हैं कि भाई नहीं आ पाए कोई बात नहीं। वो वहाँ जो धन इकट्ठा करते हैं वो आकर के अपने उसमें लगाते हैं, खेती खरीदेंगे, जमीन खरीदते हैं, मकान बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, बच्चों के शादी ब्याह बढ़िया से करते हैं। क्योंकि यहाँ रहते हैं तो उतना नहीं, ये हर जगह का, बिहार का, यूपी का आदमी वहाँ रहता तो अलाली करता है जी। लेकिन वो जब छत्तीसगढ़ आएगा, दूसरी जगह जाएगा तो खाली काम करता है, रिश्तेदारियों में ज़्यादा नहीं जाना होता। जी। तो वही चीज़ छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ भी है। तो एक पक्ष तो ये हो गया पलायन वाले मामले को लेकर के जो लोग बोलते हैं, और दूसरा ये है कि मतदान पे उसका असर पड़ेगा। तो स्वाभाविक है कि इसको विचार करने की जरूरत है राज्य सरकार को और यहाँ के निर्वाचन आयोग को, कि उनको कैसे रोके, उनके दिमाग में डाले कि आप ठीक है कमाने खाने वहाँ जा रहे हो, लेकिन आपका पूरा भविष्य, पूरा मुस्तकबिल आपका और आपके बच्चों का छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है। तो आप वोटर हैं, इसलिए आप अपने अधिकार को समझो, और जब तक वोट न दो तब तक आप बाहर मत जाओ। जी। इतना तो कहा जा सकता है, इतना तो किया जा सकता है। नहीं, बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन जी, एक बात सोचिए, ये जो पलायन का जो है पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा अखबारों में दुनियादारी करते हैं। मैं इसीलिए सबसे ज्यादा जी पूरे हिंदुस्तान से लोग पलायन करके छत्तीसगढ़ में कोरबा में आते हैं जी। माफ कीजिएगा, समझ गए जी। आज से 1966 में कोरबा की शहर की आबादी 5000 थी जी। 5000 भी मुश्किल नहीं, इतनी नहीं रही। 5000 थी। हमने उस जमाने में जो डाटा कलेक्ट किया था जी जी, तो 5000 जी, समझ रहे जी। हैं। आज एक छोटा सा कोई गांव का जो है मोहारा जो है देखिएगा तो जितनी दुकानें हैं उतना कोरबा मेन रोड में दुकान थी। जी, जी, समझ रहे हैं। तो यहाँ से लोग क्यों गए? जी, यहाँ से लोग पहले मजबूरी में गए, जी, इसलिए कि यहाँ खेती करने में साल में एक बार वो भी अकाल पड़ गया, खत्म हो गया। हाँ, बस ऊपर वाले की दया पे खेती जीना होती वो थी। कुदरती इतना डेवलपमेंट हुआ नहीं था, तो लोगों को जाना पड़ा था जी। मजबूरी में। अब जो लोग जा रहे हैं शौक से जा रहे हैं, जी। मजबूरी में नहीं जा रहे हैं, ज्यादा कमाने के। हाँ, इसको पॉलिटिकल चश्मे से अगर नहीं देखा जाए तो जी। अब आप कोरबा में आप मजदूर ढूंढेंगे
तो नहीं आपको मिलते। 10 जगह ढूंढना पड़ेगा। नहीं किसी मिलते। ठेकेदार का हाथ पैर जोड़ेंगे तो एक दो ठो मजदूर आपको दे देगा काम घर का करने के लिए। जी जी तो पोजीशन तो ये है। जी अब रह गया कि कुल मिलाकर के ये पलायन की जो बातें हो रही हैं, ये इसमें सच्चाई नहीं है। जी। पूरा दुनिया आज हिंदुस्तान पूरा जो है, आज आप अखबार में मैंने पढ़ा था कि इंग्लैंड के यूनिवर्सिटी में गोरों से ज़्यादा इंडियन वहाँ हैं। उस यूनिवर्सिटी में 2% लोग बढ़ गए उनके मुकाबले में। तो पलायन तो हिंदुस्तान वाले भी कर रहे हैं, पूरा का पूरा। अभी अमेरिका जा रहे हैं, ब्रिटेन जा रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं, तमाम जा रहे हैं, जर्मन जा रहे हैं अपने यहाँ से। उनको फ़ायदा है वहाँ जाने में। जी 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 एजुकेशनल बेनिफिट है, मॉनेटरी बेनिफिट है, सर्विस में उनको जो है वहाँ मिल जाती है। यहाँ राजनीति में बड़े बड़े ओहदे पे पहुंच रहे हैं, बड़े उद्योगपति बन रहे हैं, दूसरे प्राइम देशों में मिनिस्टर जाके। बन रहा है, वाइस प्रेसिडेंट बन रहा है, बड़े बड़े कंट्री का, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे जगह का। जी तो वो एक बिल्कुल सेपरेट इशू है। अब रह गया कि वोट की बात। जी तो वोट उठ पर कुछ असर नहीं पड़ता है। 4 गए हैं तो 44 आ गए हैं। जी वो सब वोटर लिस्ट में, यहाँ जितने बाहर के लोग आए हैं सबका नाम वोटर लिस्ट में है। सब वोट दे रहे हैं। सबको फोन करके बुलाया जा रहा, भैया आजा किराया दे देंगे। वो बढ़िया से दे रहे हैं उन। और परवाह भी नहीं करते हैं कि यहाँ के अगर 10,000 आदमी वोट नहीं दिए जी तो क्या नहीं दिए। यहाँ जो है 2 लाख आदमी तो यहाँ वोट दे रहा है उसके बदले में। जी 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 तो ये एक बेनिफिट, ये मेरा अपना नजरिया हो सकता है, बिल्कुल गलत हो। मैं नहीं ठीक है। जी 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 है ना। जी जी चलिए, एक कोरबा से जुड़ी खबरों की जानकारी आपको दे दे। फिर एक खबर बड़ी महत्वपूर्ण लगी, राखड़ के साथ अब ट्रांसपोर्टिंग भी निःशुल्क ताकि ज़्यादा हो उठान। बिजली मंत्रालय ने जारी किया सर्कुलर। एक अखबार ने कोरबा की खबर को प्रमुखता से छापा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें फ्रंट पेज पर जो खबरें हैं, लेकिन उसकी जानकारी देने के पहले मैं आपको एक खबर बता दूं कि थोड़ी देर पहले जब हेडलाइंस में आपसे बात करने आ रहा था तो हमारे एक रिपोर्टर मनोज यादव ने जानकारी दी कि सरमंगला मंदिर पर जाम लग गया है और उसका कारण है कोई सब्जी वाला वहाँ से आ रहा था तो टेलर की चपेट में आ गया। तो जिस समय ये जानकारी मुझे दी गई थी उस समय यह था कि लोगों ने वो उसके प्राण तो बच गए हैं, चोट काफ़ी लगी है। उससे आक्रोशित सब्जी वालों ने और वहाँ के आसपास रहने वाले लोगों ने चक्का जाम कर दिया है। और अब देखिए दोपहर की खबर में हम आपको बताएंगे कि क्या उसमें आया है या ब्रेकिंग न्यूज में जो छपा है कोरबा पृष्ठ पर उसकी जानकारी। ठगों के जाल में फंस रहे लोग, जरा सी लालच और खाते से लाखों रुपए हो गए पार। इस हेडिंग से एक अखबार ने प्रमुखता से खबर छापी है। पहली बार बिजली की लाइनों की होगी ऑनलाइन मैपिंग, तैयारी शुरू। किस लाइन में कितने फीडर में कितने उपभोक्ता कितनी खपत कर रहे हैं। स्टेडियम मार्ग पर सड़क हादसा, स्कूटी चालक की मौत, 2 घायल। कोरबा विधानसभा से रज्जाक अली और कटघोरा से सपूरन कुलदीप को टिकट। ये जोगी कांग्रेस से जुड़ी खबर है। आरएसएस ने मनाया विजय दशमी उत्सव, निकाला पथ संचलन। राष्ट्रवाद की आतंकवाद पर विजय का पर्व है विजय दशमी। किरवई, सुनील किरवई ने बात कही है जो उनके प्रमुख वक्ता थे। राखड़ की बात हम कर रहे हैं। राखड़ कोरबा के लिए कितना भयानक है ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग 2-4 हो रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के कोई भी लीडर आते हैं, बड़े लीडर, जब उनसे हम लोगों की बातचीत होती है तो ये मुद्दा जरूर उसमें आता है कि राखड़ की समस्या से कोरबा जूझ रहा है, छत्तीसगढ़ पूरा जूझ रहा है, विशेष करके कोरबा जूझ रहा है क्योंकि यहाँ पावर प्लांट काफ़ी हैं। अब उसका कारण ये बताया जाता था कि यहाँ से राखड़ जो लोग ले जाते थे दूर सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए या आइस ब्रिक्स बनाने के लिए, तो उनको ट्रांसपोर्टिंग महंगी पड़ती थी। अब नया सर्कुलर आया है कि आपको पहुँचा के वहाँ देना पड़ेगा। इसकी व्यवस्था संयंत्रों को करना पड़ेगा, इसलिए कि संयंत्रों के कारण ही उसमें उत्पादन के कारण ही राखड़ पैदा हो रही, उत्सर्जित हो रही है। और उस राख का निपटान करने की जिम्मेदारी 100% राखड़ के यूटिलाइजेशन का दबाव उनके ऊपर है। अब वो अगर राखड़ यहाँ से कोई नहीं ले जाएगा तो उनको, अब चूँकि यह भी तय हो गया है कि आपको राखड़ बांध के लिए ज़मीन नहीं मिलेगी, तो जो राखड़ बांध आपके पास है उसी में आपको निपटा रहा है, सब कुछ करना है। तो ऐसे हालात में सरकार की ओर से या ये बिजली मंत्रालय ने जो सर्कुलर जारी किया है कि हम पहुंचा के देंगे, तो थोड़ा असर तो पड़ेगा। ये रोज एक तो पॉलिसी पहली बनी है थोड़े। हाँ, ये बनती इन्होंने राखड़ का इशू लेकर के आप लोगों ने अपने सर को खपा खपा करके बर्बाद कर दिया जी। चाहे मीडिया हो चाहे पब्लिक हो। जी। मीडिया क्या, पब्लिक की आवाज़ है जो आप बिल्कुल। सुनते हैं उसी को। इसमें यहाँ तो कोई आप सियासत करते नहीं हैं। जी जी कोई भी अखबार हो या मीडिया हो। जी। तो ये एक इन्होंने समझ लिया है कि ये हमको करना नहीं है। जी। यहाँ आप फरवरी अभी देख लीजिए, अभी तो आप
ये अभी नवंबर है, समझिए अब आ गया, ये दिसंबर फरवरी से आप अपनी गंजन, आपकी जो बुरी हालत, दुर्दशा आपके घरों में, आपके रास्ते में, आपके चेहरे पर, आपके हार्ट में, आपके फेफड़े में, वो जो जिस तरीके से ये राखड़, ये व्यवस्था होगा, आपके साथ मजाक होगा, खेल तमाशेबाजियाँ होंगी, समझ रहे हैं, वो सब आपको होगा। और ये खाली आप चिल्ला चिल्ला के रह जाएंगे, आपका कुछ नहीं करने वाला है भाई। इंडस्ट्री बिजली डिपार्टमेंट सरकार की, वो चाहती तो ये पॉलिसी कब की कर दी होती। वाटरिंग का जो तुमने इंतजाम किया था कि वो डस्ट को हम जो है पानी के जरिया, छिड़काव के जरिया ख़त्म कर देंगे, तुमने कभी किया? यहाँ से बालको आप चले जाइए, बालको से आप जा करके पॉलिटेक्निक दिखा दीजिए आप हमको। आप हज़ारों हज़ारों 50,000 गाड़ियाँ जो है कोरबा में, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं जी, समझ रहे हैं, उसका डस्ट कहाँ जाएगा? उसके बाद जो है उसके परिवहन, उसके बाद राखड़ कहाँ जाएगा? पब्लिक का पोल्यूशन कहाँ जाएगा? जो हम पोल्यूशन खुद पैदा कर रहे हैं, ये सारे पोल्यूशन का ढेर जो है हम इकट्ठा करते जा रहे हैं जी। और इस दिशा में कोई यूनिफॉर्म जो पॉलिसी गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए जी। ये छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, केंद्र से ही करना होगा। केंद्र ने आज तक इस मामले पर, चाहे कोई भी शासक रहा हो, इस मामले पर संजीदगी से ध्यान नहीं दिया। ये जानती है सरकार कि रोड खराब रहेगी तो गाड़ी टूटेगी, गाड़ी टूटेगी तो स्पेयर पार्ट मिलेगा, स्पेयर पार्ट जो होगा वो बिकेगा तो हमको उसका पैसा मिलेगा, उसके बाद तेल ज़्यादा खर्चा होगा, तेल ज़्यादा बिक्री होगी। आप जो है 50 किलोमीटर 1 लीटर में कैसे जाएंगे? आपको कम से कम जो है 10 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तब तो हमारे तेल की सप्लाई होगी। तो ये सरकार ये फ़ायदा देखती है कि किस तरीके से अर्निंग हमारे पास हो, चाहे आप चूल्हे के भाड़ में जाएं, आप डस्ट खाएं या रोड एक्सीडेंट होता रहे। आज कोरबा का एक्सीडेंट जो है, रोड का रेशियो कितना बढ़ चुका है जी जी जी, जी। और ये ट्रैफिक पुलिस और ये वो दुनिया भर की बातें खाली हम करते रहते हैं, मार्च करते रहें और कलेक्टर और कमिश्नर और मंत्री और फलाना और ठिकाना भाषण देते रहें। हमको मिल क्या रहा है? व्हाट इज आउटपुट जी। तो आउटपुट के नाम पर हमको परेशानी मिल रही है, निराशा मिल रहा है, हम थक करके बोलते बोलते चुप हो जा रहे हैं और झेल रहे हैं और झेलते रहेंगे। तो ये प्रदूषण की मार जी, ये हमारा मुकद्दर बन चुका है हुजूर। इससे छुटकारा कोरबा वाले को नहीं, ये कोरबा जो है हिंदुस्तान का मैनचेस्टर बनने जा रहा है जी, समझ रहे हैं, पॉल्यूशन के मामले में जी जी जी, समझ रहे हैं। बिल्कुल, हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। राखड़ की गाड़ी निकलती है और उसको जगह नहीं मिलती या कोई प्रॉब्लम उसको होता है तो सड़क के किनारे ही राख को फेंक के चले जाते हैं। आपको कहीं भी, आपने जो कहा ना गाड़ियाँ चल रही हैं बड़ी बड़ी, उन्हीं के बीच से आप निकलिए तो देखिए सड़क के किनारे ही राख छोड़ करके चले गए जी, डंप कर दिए चले गए। अब इसमें कई बार यह भी होता है कि ड्राइवर डीजल बचाने के लिए कर लेता है, कई बार उसके जो मालिक वही कहते हैं जहाँ पाओ फेंक दो यार, हमको तो ऊपर वाले पैसा दे दिए। यानी किसी भी संयंत्र के राखड़ बांध से राखड़ निकल गई, वहाँ उनके वीडियो में वो रिकॉर्ड हो गया, वीडियो कैमरे लगा रखे हैं सब, हाँ ये गाड़ी इस नंबर की भर के निकली और वो निकली वहाँ से, हो गया रिकॉर्ड में आ गया कि हाँ इतने निकाल लिया इन्होंने, इतना पैसा इनका हो गया। अब वो राखड़ ले जाके कहाँ डाल रहा है आपको उसको देखने की जरूरत नहीं है। सही, कोरबा का कोना कोना राखड़मय हो गया है। अब कोरबा के शहरी इलाके को छोड़ करके ग्रामीण इलाकों में भी आप जाएं तो वहाँ भी राखड़ की ही समस्या है। 20 किलोमीटर तक चले जाइए आप, वहाँ तक 20 नहीं, आप और चले जाओ पड़ोसी जिलों तक ये बात अंदर ही अंदर ले जाकर उसको फेंकना शुरू कर दिया लोगों ने। तो ये राखड़ बांध के जो सर्जक हैं राखड़ के, उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन जिम्मेदारी कहाँ कौन देख रहा है? अब आप जमीन नहीं दी, आप बोल रहे हैं हम जमीन भी तुमको नहीं देंगे जी, कि तुम राख को जो है स्टॉक करो, अब नहीं देंगे, वो भी नहीं देंगे। तो इसीलिए कि आपको 100% राख को यूज करना है। तब वो पूरा यूज क्या, पूरा आपके घर हमारे घर फेंकेंगे वो। हाँ हाँ, हमारे स्वास्थ्य को फ्यूज करेंगे, यूज क्या क्या करेंगे, वो यही हो रहा है। और अब क्या कहा जाए, पॉलिसी गवर्नमेंट की ऐसी होती है। और कई बार जब देखिए आप कोई नया प्लांट आना होता है तो जो पर्यावरण स्वीकृति के लिए जो सभा होती है जी, उसमें सिर्फ इसी पे बात करनी होती है कि पर्यावरण को क्या नुकसान होगा इससे, उस पर चर्चा करने के बजाय बाकी बातें भी होती हैं। और लेकिन उनकी तरफ से जो प्रस्तुत किया जाता है, एक ढांचा तैयार कर देते हैं, एक कल्पना
कि लोक में ले जाते हैं हमको कि देखिए हमारे यहाँ राखड़ इतनी पैदा होगी तो मुझसे इतनी चीज़ें बनाएंगे, उसका यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, उसका यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, और 100% वो आपको बता देते हैं जी। ये तो उनकी पॉलिसी में रहता है जी। वो बताते हैं, प्रदर्शन रहता है, लेकिन करते कुछ नहीं है। ये हमको सबको दिखता है, विरोध हम करते नहीं है। हल्की फुल्की बात अगर कोई कर भी लिया तो बोल दिया यार कुछ धन चाहता होगा, सामने वाले का विरोध कर रहा है। रेलवे वाला हिसाब, हाँ, रेलवे के लिए चिल्ला उल्ला करके चुपचाप हो जाइए, फिर थोड़े दिन के बाद फिर चिल्लाइए। जी जी जी, समझ रहे, वही है, वो अपनी चाल चलते हैं। तो वही इस मामले में भी है। कुल मिला के हम लोगों को ये मान लेना होगा कि हमको इसी राखड़ के बीच में रहना है और एक दिन इसी में दफन हो जाना है। दफन अब मिट्टी में नहीं होंगे हम लोग राखड़ में ही दफन होंगे। और बीमारियां जितनी हमको चर्म रोग वगैरह हो रहे हैं वो कम नहीं होंगे, बल्कि यहाँ चर्म रोग विशेषज्ञों की संख्या बढ़ेगी, खूब बढ़ेगी। उनकी रोजी रोटी अच्छी चलेगी। मेडिकल डिपार्टमेंट जो है ना, पैरामेडिकल खूब डेवलप करेंगे। जी जी, समझ रहे हैं, दवाइयाँ खूब बिक रही हैं। अभी देख लीजिए कि कोरबा में जितनी मेडिसिन की दुकानें हैं जी, आपको बिलासपुर के से कम नहीं यहाँ आपको दुकानें हैं। 2 दुकानें यहाँ खूब बढ़ रही हैं, मेडिकल की और सोनारों की। अरे सोनार की क्या कहने हैं साहब, कहाँ से पैसे आते हैं। हाँ, अब ये तो शोध का विषय है। थक जाएंगे लेकिन आप पाएंगे नहीं। कोरबा में इतनी आभूषण की दुकानें, सोने चांदी की दुकानें जो खुल रही हैं, और शानदार मतलब करोड़ों रुपए लगा करके शोरूम बनाए जा रहे हैं। और एक के यहाँ 30 40 का स्टाफ है, सेंट्रलाइज एसी है। खर्चे उनके हर महीने 4-5 लाख 7 लाख रुपए तो बिजली के और इनके आ जाते हैं। तो आखिर कहाँ से आ रहा होगा पैसा। मतलब हम उनकी ईमानदारी पे यकीन करना पड़ेगा। जी, चलिए थोड़ा सा लोकल राजनीति की बात भी थोड़ी सी कर ली जाए। खबर है ना, कोरबा विधानसभा से रज्जा अकलिया कटघोरा से सपूरन कुलदीप को टिकट। और इस बीच में बहुत सारी बातें अभी हो रही हैं। सभी दल अपनी अपनी तरफ से रोज विज्ञप्ति जारी करते हैं, कुछ छप रहे हैं, कुछ नहीं छप रही हैं। और जो छप रही हैं वो क्यों छप रही हैं इसको बताने की जरूरत नहीं है, जो नहीं छप रही हैं वो क्यों नहीं छप रही हैं ये भी सबको पता है। जो हालात हैं जो जिले की, कोरबा जिले की बात कर ले हम, क्योंकि हमने छत्तीसगढ़ की बात कर ली, कोरबा जिले की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जिस तरह से हम कई दलों में लोगों को बटा हुआ देख रहे हैं। कोई भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं, आप भी है यहाँ पे बसपा भी है, सपा भी है, आजकल जय जोहार पार्टी एक ठो बन गई वो है, और गोडवाना है। मतलब जो आपने कहा था ना कि यहाँ इतने दल हो गए हैं कि दलदला गया है सब कुछ, तो सारे दल चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मुख्य मुकाबला जो है भाजपा कांग्रेस के बीच में भी है, के बीच ही है। कुछ जगह जैसे गोडवाना गणतंत्र पार्टी है तो उसका प्रभाव है तानाखार में, वहाँ बहुत अच्छी स्थिति है, मतलब वहाँ वो फाइट में है। और बाकी जगह कोई दूसरा दल नहीं है, यहाँ 2 दलों के बीच में। बाकी लोगों की स्थिति होगी ओटकटवा की, जो एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है ना, तो ये ओटकटवा जो है, इनको जो वोट देते हैं उन लोगों को पता है कि ये चुनाव नहीं जीतेंगे फिर भी देते हैं। तो क्या उसको भावना में बह करके वोट देना मानेंगे, या कुछ उनके यहाँ से भी कुछ धन वगैरह की इस मामले में मेरा एक तजुर्बा है जी। एक शख्स हमारे पास बड़ा, हमारा अपना अजीज, बहुत अच्छा हम समझते थे उसको, और आज भी मैंने उनको कहा कि भाई आप जो खड़े हो रहे हो, जो भी घर में ईमानदारी की जो संपत्ति है आपकी बाप दादे की जी, आप उसको बर्बाद न करें, आप नहीं जीतेंगे जी। उन्होंने कहा कि हमको फलाने जगह से यह एश्योरेंस मिला है कि तुमको हम जिताएंगे जी, समझ रहे, और तुम इतना खर्चा करो, इतना हम तुमको और दे देंगे जी। नतीजा ये हुआ कि बेचारे के पास जो भी 10-20 लाख रुपए की संपत्ति थी बेच दिया, वो भी दे दिया, बेच दिया। ऊपर से क्या मिला नहीं मिला उसको तो वो बताया नहीं, समझ रहे हैं। 400 वोट मिले उसको एक विधानसभा में 400 वोट मिला। ये जितने लोग खड़े होते हैं ये जीतने के लिए खड़े ही नहीं होते हैं जी। या तो हमारा नाम अखबारों में आ जाए, मीडिया में आ जाए, लोगों के बीच आ जाए, या कल के दिन ये कहने वाले हमारे बाल बच्चे होंगे कि मेरा बाप मेरा दादा भी चुनाव लड़ा था जी। ये बेवकूफ़ी की बात है जी। आप ईमानदारी की बात यह है कि आप चुनाव जीत सकते हैं, आप ज़रूर लड़िए। नहीं जीत सकते हैं तो आप बर्बाद मत कीजिए वोट को। ये वोट को बर्बाद कर रहे हैं आप। अच्छे लोगों को चुन के आने के लिए ये ज़रूरी है कि यहाँ 2-3 पार्टी से ज़्यादा आदमी को सोच भी नहीं रखनी चाहिए। तो उसमें क्या होगा
कि अच्छे लोग चुन के आने की संभावना हो जाती है। बीजेपी या किसी पार्टी ने लोगों को खड़ा कर दिया है पॉकेट में, तुम वहाँ से खड़े हो जाओ, तुमको हम पैसे देंगे। बड़ी बड़ी पार्टियां ये कर रही है। ये जो गंदी पॉलिटिक्स चल रही है जी जी, कि बड़ी बड़ी ये चुनाव प्रबंधन में आता है कि आप उसको खड़ा कर दो, वोट काट लेंगे। वोट काट लेंगे। जी जी जी, तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र को इससे नुकसान होता है। लेकिन वही लोग ये दलील भी देते हैं कि कभी भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पे थी, आज जो सरकार में है, केंद्र में बहुत सारे राज्यों में सरकार उसकी है। कई लोगों का नाम लेते हैं कि देखिए अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हार गए थे, इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई थी। तो ये लोग तो आखिर संघर्ष किए और धीरे धीरे अपने को और अपनी पार्टी को ऊपर ले आए। तो हम लोग भी नया काम शुरू किए हैं, उसको काम ही मानते, सेवा नहीं मानते। अब ऐसा है कि सब अटल बिहारी वाजपेयी बन जाएं, समझ रहे हैं। अरे 2 सीट जब जिस टाइम में लाया था जी बीजेपी ने, पूरे हिंदुस्तान में आरएसएस का नेटवर्क पूरी तरह से चल रहा था जी। हाँ, 2 सीट ले आना अलग चीज है और आज 300 एवं कर जाना अलग चीज है जी, समझ रहे हैं। जी, तो ये तो आज आए हैं, कल फिर जाएंगे अंदर, जी, फिर 2 पर आ जाएंगे। कोई गारंटी है थोड़े इसकी? हाँ, कोई बड़ी चीज नहीं। कांग्रेस चक्रवर्ती थी, कहाँ सिमट गई, कहाँ से कहाँ कांग्रेस चली गई। हाँ, होता है तो ऐसे, समय के हिसाब से। आपका तमाशा जो है ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं, धोखेबाजी का काम। जी जी स्टेबिलिटी रहेगी तो चलेगी। जी और इसमें ये जो लोकल पार्टियां, ये लोकल आज़ाद उम्मीदवार इसको कहिए, ये सब इन लोगों का बेमतलब का काम करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। माइक बजा बजा करके चारों तरफ जो है वो प्रदूषण फैलाने वाले लोग सब हैं। जी जी। हाँ, बड़ी पार्टियां हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है, उनको लड़ने दो, फैसला करने दो। जी जी जी, समझ रहे। और अब माहौल बनेगा धीरे धीरे। 17 तारीख को इस खित्ते में चुनाव है और कई जगह तो 7 को ही है, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं या ग्रामीण क्षेत्र जहाँ ज़्यादा है वहाँ 7 को हो जाएगा। और 17 तारीख को यहाँ चुनाव होना है, उसमें कोरबा भी शामिल है। वोट डालने से पहले इस बात का ज़रूर विचार करिएगा कि पहली चीज़ तो हमको वोट बेचना नहीं चाहिए कि हमको कोई पैसा दे दिया, कुछ दे दिया तो उसके आधार पे हमने उसको वोट दे दिया। बहुत सही। बल्कि हमको विचार ये करना होगा कि ये हमारे साथ कितना चल रहा है, कितना चल पाएगा, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इनका बात व्यवहार कैसा है, इनकी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, वो भी आपको देखना होगा। बहुत सही। सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं चुन रहे हैं आप, बल्कि प्रदेश में सरकार बनाना है आपको भूपेश बघेल के कामों को, डॉक्टर रमन सिंह के कामों को भी ध्यान रखना होगा। तुलना करें और तुलना करने के बाद आपको लगे कि नहीं, ये व्यक्ति जिसको मैं प्रतिनिधि बना के भेजूंगा, ये जा करके अगर सरकार बनती है तो वहाँ सरकार में ये हमारी बात रखेगा, या नहीं भी बने तो कम से कम मजबूत विपक्षी के रूप में भी अपनी भूमिका निर्वहित करेगा। ऐसा भाव जिसके अंदर दिखाई दे, जिसके अंदर ये योग्यता दिखाई दे, उसको चुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बेशक। ये आप कोरबा विधानसभा, आप लोकल में आ गए हैं ना? हाँ जी, जो लोकल की बात तो कोरबा विधानसभा की बात जहाँ तक है, मैं नहीं समझता हूँ कि कोरबा का एक एक व्यक्ति जो है इस बात को नहीं समझ लिया होगा जी कि किसके कार्यकाल में हमको ज़्यादा फायदा हुआ, किसके कार्यकाल में हमको नुकसान हुआ जी, और कौन हमारा सही माने में हमारे दुख सुख में, हर चीज़ में, हमारे समाज के मामलात में आगे बढ़ करके काम करता रहा है। तो ये कोरबा के पब्लिक के दिमाग में कम से कम ये जो अपना कोरबा विधानसभा है, जी जी, इन्होंने तो मैं समझता हूँ कि मन बना लिया है। जी जी जी, इसमें कोई पॉलिटिक्स काम नहीं करेगी। जी 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 जी, अब करने को नहीं है, वो डिक्लेयर्ड है। जी 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 जी, बाकी जगह की बात कुछ देर। हाँ ठीक है, वो होता है, उतनी जानकारी बाकी जगह की नहीं होती। जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते हैं, वहाँ की जानकारी थोड़ा सा जल्दी हमको प्राप्त हो जाती है। बाकी जगह के बारे में तो हम ढपोल संख्यीय बातें करते, कुछ नहीं पता होता। लंबी। हाँ, मतलब वो जो परियाज में कहते हैं ना कि बीबी को वोट का भी पता नहीं किसको देगी, लेकिन हम ये बात कर लेते हैं कि नहीं, हमारा समाज पूरा इनके साथ है, उनका समाज इनके साथ, उनका समाज इनके साथ है। ये सब बातें करते हैं लोग, मनोरंजन है वो, तो उसको उसी रूप में लिया जाए। बस इस बात का जरूर हमको मैं आग्रह हर रोज करता हूँ कि आप वोट बेचे नहीं अपना, अपने दिल की आवाज़ सुने। और दूसरी चीज़, वोट डालने जरूर जाएं। उस दिन छुट्टी नहीं, उस दिन आपको जो अधिकार है उस अधिकार का उपयोग करने का दिन है, तो उस दिन जाएं जरूर। और न केवल अपने जाएं, बल्कि पास पड़ोस में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो लापरवाही बरत रहा हो, अरे यार कौन जाएगा, उसको भी मोटिवेट करें। हो सके तो उसको अपने साथ लेके जाएं। जरूरत पड़े तो उसको चाय भी पिलाओ, ताकि वो वोट अपना डाले। और जिसको भी डालना है वो डाले,
या आप उसको कन्विंस कर सकते हैं तो कर लें, नहीं तो जिसको वोट भी डाले डाले वोट, वो जो उसका अधिकार है। बहुत उसको- बड़ा उसको संदेश समझ है लें। कमलेश भाई आपका, और इस संदेश का फायदा हमारे प्रदेश को होगा, जी समझ रहे हैं। कहे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने मत को अगर शेयर करते हैं, और लोग, सरकार तो अल्लाह करती है कि ये त्यौहार का दिन है, और त्यौहार उवार की बकवास वाली बात है वो सब। हमारी जितने भी ज़रूरतें हैं उसको थोड़े देर के लिए किनारे करके हम वोट दें। हमारा राष्ट्रीय धर्म है, और लोकतांत्रिक धर्म है। और इलेक्शन कमीशन की ये ड्यूटी होती है कि वहाँ मैं जा कर के वो 5 घंटा लाइन में ना खड़ा रहूं, और वोट देने के लिए धूप में या ठंडी में हम परेशान होते ना रहें। जी ये इस बात का तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि लोग वोट डालने आए अगर, तो वो बगैर डाले हुए नहीं जाए। किसी ने कहा कि हमारा नामे नहीं है, तो किसी ने कहा कि आपका वो फलाने खाते में खोजिए तो उधर जाइए, आपका वो बूथ है तो आपका ये बूथ है। इतना कन्फ्यूज़न डाल दिया जाता है भाई साहब कि लोग, वोटर जो है वहाँ परेशान हो जाते हैं और गुस्सा होकर के घर में बैठ जाते हैं। जी जी हाँ, ये स्थिति रहती है। और हो सकता है कि अभी नहीं, अभी तो खैर कोई आसार नहीं है, हो सकता है अगले 5 साल बाद, 10 साल बाद ऐसी स्थिति हो जाए जैसे अमेरिका वगैरह में कि आप ऑनलाइन अपना वोटिंग कर सकते जी हैं। हाँ, जी हाँ। तो जब वो व्यवस्था हो जाएगी, तो जैसे इस बार चुनाव आयोग ने बड़ा अच्छा एक निर्णय लिया कि जो ज़ईफ़ हैं, बुजुर्ग हैं, वो चलने फिरने में उनको परेशानी हो रही है, जी। तो उनको पहले ही मतपत्र उनके पास पहुंच जा रहा है, डाक मतपत्र जिसको हाँ, कहा जाता हाँ, है, हाँ। उसकी भी व्यवस्था की गई है जी। कि आप घर से अपने, और मैं कल देख रहा था किसी उसमें कि अंतागढ़ का एक मामला था जिसमें 102 वर्ष की एक महिला थी जिनको डाक मतपत्र मिला, और उन्होंने अपना वोट डाल के उसको लिफाफे में डाल के दे दिया। अच्छी पहल। तो ऐसी एक व्यवस्था धीरे धीरे हमारा देश तो ठीक है, आज़ादी को तो लगभग 75-78 साल हो गए, 76 साल हो गए, लेकिन धीरे धीरे लोकतंत्र हमारे यहाँ परिपक्व हो रहा है। उसमें कमियां भी प्रवेश कर रही हैं, थोड़ी बुराइयां भी, लेकिन परिपक्व हो रहा है। जब जरूरत जैसी पड़ती है उसके हिसाब से परिवर्तन किए जा रहे हैं, लेकिन वो उनका काम है। जी। हमारा आपका जो काम है वो हम कि करें। थोड़ा कष्ट ही सही, हमको हमारे निजी स्वार्थ के लिए जरूरत पड़ती है ना, कि हम मंदिरों में बड़ी देर तक लाइन लगा के खड़े होते हैं, क्योंकि वहाँ हमारा अपना स्वार्थ है कि हम मांगने जाते हैं कि प्रभु हमारा एक कष्ट है, इसके निवारण के लिए आप मेरे ऊपर थोड़ा कृपा दृष्टि बनाइए। तो आप ये मान के चलिए कि वही प्रभु, लोकतंत्र नामक प्रभु उस मतदान केंद्र में है। वहाँ भी अगर 4 घंटा खड़ा होना पड़ा तो वहाँ खड़े होकर के राष्ट्रीय धर्म का निर्वहन हमको करना होगा। बेशक, बहुत राष्ट्र बड़ी का धर्म बात, है, बहुत बड़ी बात। तो आपने उसको अगर हम करेंगे तो स्वाभाविक है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। और जो लोग हम बोलते हैं ना, कई बार लोग बोलते हैं यार वो देखिए वो चुनाव जीत के आ गया, और आप वोट डालने नहीं गए तो आपको चुनाव जीत के आ गया कौन हारा, इससे फिर आपको मतलब भी नहीं रखना चाहिए। जी जी चलिए, आज हेडलाइंस को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम देखने का, और बहुत बहुत धन्यवाद यूनुस भाई, आप आए। और अच्छी एक बात ये रही कि कल एक कार्यक्रम से आप घर वापस जा रहे थे, और एक नादान गाड़ी चालक ने इस तरह से गाड़ी चलाई कि आपका बैलेंस बिगड़ गया था, लेकिन ईश्वर की कृपा रही, ऊपर वाले की कृपा रही कि आपको चोट नहीं आई। और अभी आपने हमें बताया कि आपको कल रात को इस तरह की घटना, और एक कार्यक्रम में हम साथ में ही थे, और ऐसी ऐसी घटना होते होते रह गई। तो ये ईश्वर की कृपा ही मानेंगे कि आपको इतना तेज आपको झटका लगा गिरे, और उसके बाद भी आपको चोट नहीं लगी। तो ये बस ईश्वर की कृपा है। ये आप लोगों की दुआएं हैं, जी, आप जी। लोगों की नवाजिश है। चलिए विराम। हेडलाइंस को बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम देखने के लिए भैया, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत